नमस्कार। आज हम बात करेंगे रूढ़ि की विधिमान्यता के लिए जो आवश्यक तत्व है उनके लिए, या ऐसे कह सकते हैं विधिमान्य रूढ़ि के आवश्यक तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ए लीगल कस्टम, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए लीगल कस्टम। दुनिया के हर एक देश में रूढ़ि किसी न किसी रूप में प्रचलित है और उसे विधिक मान्यता प्राप्त है। कोई भी रूढ़ि प्रारंभ होते ही विधि का रूप धारण नहीं करती। उसे विधि का रूप तभी प्राप्त होता है जब वह सर्वसाधारण द्वारा व्यवहार में लाई जाती है, यानी सर्वसाधारण द्वारा उसका पालन किया जाता है और उसे राज्य की मान्यता, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त हो जाता है। यदि राज्य किसी रूढ़ि को प्रचलित विधि या लोकहित के विरुद्ध समझता है तो वह उसको निराकृत भी कर सकता है। तो इस प्रकार वैध रूढ़ि के लिए उसमें कुछ तत्वों का समावेश होना आवश्यक है। ये तत्व ही रूढ़ि के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। इनमें पहला प्रमुख तत्व है वैध संविधियों से अनुरूपता। रूढ़ि को संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई रूढ़ि लिखित विधि या संविधि के अधिनियमित विधि के किसी उपबंध के विपरीत है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। इंग्लैंड और भारत में रूढ़ि के प्रति यही मान्यता है कि उसे प्रचलित विधि के असंगत नहीं होना चाहिए, प्रचलित विधि के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई रूढ़ि किसी अधिनियमित विधि के संगत ना हो तो उसे विधिमान्य नहीं किया जा सकता। भारत में उसके उदाहरण देखें, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, दास्ता, देवदासी प्रथा, बालिका वध, ऐसी कुछ प्रथाओं के उदाहरण हैं जिन्हें विभिन्न कानूनों द्वारा निषिद्ध घोषित कर दिया गया, इसलिए ये अविधिमान्य है। एक वाद सूर्य नारायण चौधरी बनाम राजस्थान राज्य में उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि उदयपुर के पास जो एक श्रीनाथ जी का मंदिर है उसमें हरिजनों को मंदिर में प्रवेश देने से पूर्व गंगाजल और तुलसी पत्र से उनकी शुद्धिकरण किया जाता था। उस प्रथा को उन्होंने, उच्च न्यायालय ने समता और मानवाधिकार के विरुद्ध होने के कारण अविधिमान्य घोषित कर दिया। दूसरा प्रमुख तत्व है युक्ति युक्तता। रूढ़ि युक्तियुक्त होनी चाहिए। किसी भी प्रचलित रूढ़ि की अथॉरिटी जो होती है, प्राधिकारिकता जो होती है, वो निरपेक्ष, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, बल्कि वो न्याय सम्मत और जन अनुकूल होने पर ही प्राधिकारिक होती है, तभी उसे अथॉरिटी प्राप्त होती है। ऐसी रूढ़ि जो अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध है वह न तो मान्य होगी और न ही उसे लागू किया जाएगा। हिंदू विधि के अंतर्गत ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें प्रथा की युक्तियुक्तता का प्रश्न अंतर्निहित था। बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आए एक मामले में यह जाति प्रथा कि कोई विवाहिता स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना उसे त्याग कर दूसरे व्यक्ति से विवाह कर सकती थी, इसे अविधिमान्य घोषित किया गया। इसी प्रकार मद्रास के राजा वर्मा और रवि वर्मा के वाद में भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में प्रचलित एक प्रथा थी कि धर्म संस्थानों के न्यासी न्यास संपत्ति को बेच सकते हैं। इसे लोकनीति के विरुद्ध मानने के होने के कारण प्रिवी काउंसिल द्वारा अवैध घोषित किया गया। इसी प्रकार ब्रायड बनाम फुट के वाद में गिरजाघर का पादरी जो प्रत्येक शादी के लिए 13 शिलिंग की राशि फीस के रूप में वसूल करता था, उसे इस आधार पर कि यह राशि बहुत अधिक है अयुक्तियुक्त माना गया और अवैध घोषित किया गया। हालांकि यह प्रथा पिछले 48 वर्षों से 48 ईयर्स से प्रचलन में थी। रूढ़ि की युक्तियुक्तता का विचार करते समय उस समय की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।
जैसे भारत में हिंदू विधि जब संहिताबद्ध हुई थी, उससे पूर्व संपत्ति के उत्तराधिकार में पुत्रियों को वंचित रखने की प्रथा को युक्तियुक्त माना जाता था, उससे अयुक्तियुक्त नहीं माना जाता था। लेकिन मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने विनिश्चित किया कि मुस्लिम धर्म में जो गाय की बलि दी जाती है वो युक्तियुक्त रूढ़ि नहीं है, युक्तियुक्त प्रथा नहीं है, क्योंकि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। तीसरा तत्व है अनुपालन। रूढ़ि की विधिक मान्यता के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों द्वारा उसका अनुपालन किया जाए, उसे मानना या न मानना लोगों की इच्छा पर, स्वविवेक पर निर्भर ना हो। सामंड कहते हैं कि रूढ़ि ऐसी होनी चाहिए कि उन लोगों में जो रूढ़ि का प्रयोग करते हों यह धारणा होनी चाहिए कि उनके लिए रूढ़ि बंधनकारी है, न कि वैकल्पिक। यानी उसका अनुपालन व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर ना होकर मैंडेटरी, बंधनकारी होना चाहिए। यदि कोई प्रथा एक लंबी अवधि तक निलंबित रहती है, सस्पेंड रहती है, यानी उसका लंबी अवधि तक उसका पालन नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। चौथा तत्व है स्मरणातीत काल से प्रचलन और कंटिन्यूटी, निरंतरता। वैध रूढ़ि के लिए आवश्यक है कि एक बार प्रचलन में आने के पश्चात उसका अनुपालन निरंतर होता रहे, वह निरंतर प्रचलन में बनी रहे। इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि वे स्मरणातीत काल से व्यवहार में हो। कितनी अवधि को स्मरणातीत माना जाए, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। ब्लैकस्टोन के अनुसार रूढ़ि इतनी प्राचीन हो कि मनुष्य की स्मृति उसके विपरीत ना जा सके, यानी मनुष्य को यह याद ना हो कि वह कब से चालू हुई है। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी रूढ़ि के विषय में यह साबित कर देता है कि यह फला समय से प्रचलित है, तो वह विधिमान्य नहीं होगी, क्योंकि वह मनुष्य की स्मृति के अंदर है, उसकी स्मरणातीत स्मृति से बाहर नहीं है। दूसरे शब्दों में रूढ़ि की उत्पत्ति इतनी प्राचीन होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ये साबित ना कर सके कि उस रूढ़ि का प्रारंभ कब से हुआ है। इस संबंध में इंग्लैंड में कुछ परिस्थितियां भिन्न हैं। वहाँ इंग्लिश विधि में वैधानिक स्मृति का एक निश्चित मापदंड निर्धारित कर दिया गया है। यह तिथि है रिचर्ड प्रथम के राज्यारोहण का वर्ष 1189 1189 ईस्वी। इंग्लिश विधि में कोई भी रूढ़ि स्मरणातीत तभी मानी जाएगी जब वह 1189 से पूर्व प्रचलित हुई हो। यदि कोई रूढ़ि बहुत दिनों से समाज में प्रचलित हो तो न्यायालय यह पूर्व कल्पना कर लेता है कि वह 1189 ईस्वी से पहले से चली आ रही है, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई सिद्ध यह नहीं कर देता कि वह 1189 से बाद प्रचलन में आई है। एक प्रमुख वाद सिम्पसन बनाम वेल्स में अपीलकर्ता के विरुद्ध यह आरोप था कि उसने खाद्य और पेय सामग्री को बेचने के लिए बीच सड़क में दुकान लगाई थी, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अपीलार्थी ने बचाव में तर्क प्रस्तुत किया कि उस विशिष्ट मेले में जो सड़क पर दुकान लगाने की रूढ़ि कम से कम 50 वर्ष पहले से चली आ रही है। सामान्यतः किसी रूढ़ि को वैधता दिलाने के लिए यह अवधि पर्याप्त थी, परंतु इसके विरुद्ध ये साबित किया गया कि इस प्रकार की जो प्रथा है वह एडवर्ड तृतीय के राज्य में पड़ी थी, जो कि 1189 के बहुत समय बाद का है, इसलिए इस रूढ़ि को अवैध घोषित किया गया। इंग्लैंड में जो वैधानिक मापदंड है भारत में लागू नहीं होता। भारत में रूढ़ि को विधिक मान्यता प्राप्त होने के लिए उसका प्राचीन काल से अस्तित्व में रहना, प्रचलित रहना आवश्यक है, किंतु इस प्राचीनता के विषय में कोई निश्चित तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। यह भी आवश्यक नहीं है कि वे रूढ़ि इतनी पुरानी हो कि मनुष्य की स्मृति से बाहर हो। बाबा नारायण बनाम सब्बुसा के वाद में प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि यद्यपि भारत में रूढ़ि का प्रचलन स्मरणातीत काल से होना आवश्यक नहीं है, फिर भी आवश्यक है कि वह लंबे समय से प्रचलित रही हो।
इसका अर्थ यह हुआ कि केवल दीर्घकालीन प्रचलन से ही रूढ़ि को अधिकार का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। पांचवा और अंतिम आवश्यक तत्व है निश्चितता। यह सिद्ध करने के लिए कि कोई रूढ़ि निरंतर है, स्मरणातीत समय से प्रचलित है, उसमें निश्चितता सर्टेनिटी का होना आवश्यक है। यदि कोई रूढ़ि निश्चित नहीं है तो उसे स्मरणातीत नहीं माना जा सकता। रूढ़ि की निश्चितता उसके अस्तित्व को प्रमाणित करती है। गुरुस्वामी राजा बनाम पीरूवल का बाद इसमें उल्लेखनीय है। इसमें पड़ोसी के खेतों के ऊपर लटकती हुई डालियों की छाया को सुखाधिकार के रूप में दावे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, परंतु न्यायालय ने निर्णय दिया कि छाया के संबंध में रूढ़ि नहीं की जा सकती, क्योंकि छाया में कोई निश्चितता नहीं है। किसी भी रूढ़ि की निश्चितता के लिए उसका प्रारंभ होना परम आवश्यक है, और वृक्ष की छाया इतनी अनिश्चित, संदिग्ध और परिवर्तनशील होती है कि उससे कोई रूढ़ि उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रामधन लाल बनाम राधेश्याम के वाद में अभिनिर्धारित किया कि नदी या बहते हुए नाले के मार्ग को दो गांवों की सीमा रेखा मानना, यह प्रथा अस्मरणीय समय से रूढ़िगत होने के कारण उसे वैध प्रथा माना जाएगा, भले ही कालांतर में उस नदी ने या नाले ने अपने बहाव का मार्ग बदल दिया हो, क्योंकि इसे अयुक्तयुक्त नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार किसी भी रूढ़ि के वैध विधिमान्य होने के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है। प्रचलित विधि या वैध संविधियों से अनुरूपता, दूसरा युक्तियुक्त होना आवश्यक है, उसका लोकनीति के विरुद्ध ना हो, तीसरा वो निरंतरता हो, उसमें कंटिन्यूटी हो, एक बार प्रचलन में आने के पश्चात वो निरंतर प्रचलन में रही हो, और स्मरणातीत समय से प्रचलन में हो, यानी एक दीर्घकालीन अवधि से प्रचलन में हो कि मनुष्य की स्मृति उसके बाहर, मनुष्य की स्मृति से वो बाहर हो। और 5वां तत्व है निश्चितता। उसमें एक निश्चितता होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। उसके बिना, इन 5 तत्वों के बिना रूढ़ि को विधि मान्यता प्राप्त नहीं होगी और उसे वैध रूढ़ि नहीं कहा जा सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।